हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो यार देखो, अभी तक अपना डे 2 तक के वीडियो हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ को अगर आपने देखा हो तो यार आपको लग रहा होगा कि हाँ यार, ये क्वेश्चंस इतने रिलेवेंट है कि यार आपको एग्जाम्स के अंदर सीधा सीधा हेल्प करने वाला है। और इस सीरीज़ के साथ आपको, अगर आप अपना थोड़ा सा एक इनके वीडियोस देखकर आप अपनी पढ़ाई करने जाओगे तो आपको हाँ थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लगेगा। क्योंकि यार देखो, आपको समझ में आए, देखो आपको आता सब कुछ है, आता आपको सब कुछ, आपके दिमाग में सब कुछ भरा हुआ है। यू हैव टू ब्रश अप दैट, मतलब आपको थोड़ा सा उसको रिवाइव करना है, मतलब चीज़ों को रिवाइज के साथ। रिवाइज जैसे आप करेंगे वो क्या हो जाएंगी, चीज़ें रिवाइव हो जाएंगी। और जब रिवाइव हो गई तो एक चीज़ बताओ यार, कहाँ आप अपनों को कोई रोक सकता है यार? ठीक है, तो देखो यार, डे 3 का वीडियो है यार, थोड़ा सा मेरे को यार आपका सपोर्ट चाहिए यार, ऐसे मज़ा नहीं आएगा यार। ठीक है, चलिए तो अपन बात करते हैं डे 3 के वीडियो पे। तो आज का अपन क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, द रेजोनेटिंग सर्किट हैज़ 10 ओम रेजिस्टेंस इफ द सप्लाई इज 20 वोल्ट, द पावर एट द हाफ पावर फ्रीक्वेंसी विल बी। तो सबसे पहला दिमाग में आया साहब रेजोनेटिंग सर्किट। रेजोनेटिंग सर्किट आया और उसने बोला कि रेजिस्टेंस मैंने दिया है, वोल्टेज मैंने दिया और हाफ पावर फ्रीक्वेंसी में पावर पूछ लिया। अब आपको लग रहा होगा यार ये कैसी फालतू की बातें कर रहा है यार। एक चीज बताओ, उसने न तो इंडक्टेंस दिया, न तो इसने क्या दिया मेरे को, इंडक्टेंस दिया, और नहीं इसने मेरे को क्या दिया बेटा, कैपेसिटेंस दिया। जब एक चीज बताओ, जब ना तो मेरे को इंडक्टेंस दिया नहीं इन्होंने कैपेसिटेंस दिया, तो एक चीज बताओ मैं करंट कैसे कैलकुलेट करूंगा यार हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे। एग्जैक्टली मैं मानता हूं कि रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे तो केवल और केवल क्या होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और जो भी मेरा इंपीडेंस में जो भी बचेगा वो मेरा केवल और केवल रेजिस्टेंस बचेगा। पर यार एट द पावर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे यार मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो ठीक है, इस कंसेप्ट को अपन समझते हैं, तो आप ध्यान से आप देखिएगा इसको सॉल्व कैसे करना है। चलिएगा, तो देखो यार, एट रेजोनेंस जो मेरा जो करंट होगा वो कितना होगा, आई मैक्सिमम होगा। जब आई मैक्सिमम होगा तो कितना होता है बेटा, वी बाई आर होता है। वी कितना होता है बेटा, वी मेरे को दिया 20 और आई मेरे को कितना दिया बेटा 10, तो कितना है बेटा ये 2 एम्पियर। ठीक है, अब एक चीज बताओ, जो मेरा एट, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चालू हो जाता है, एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। देखो यार, आपको कुछ एक चीज याद आई हो तो जो अपन बैंडविड्थ का अपन कैलकुलेशन करते हैं रेजोनेटिंग सर्किट में, तो आपको ध्यान हो तो अपन एट द टाइम ऑफ एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे जो अपना आई होता है वो कितना हो जाता है बेटा, आई एम बाई रूट टू। आई एम बाई रूट टू बेसिकली। अब देखो बहुत आसान हो गया। अब पावर बताओ, क्या इंडक्टेंस में वेस्ट होता है क्या? ना। क्या कैपेसिटेंस में वेस्ट होता है क्या? ना। दे आर स्टोरिंग डिवाइस। ठीक है, और बेसिकली अगर बात करें तो जो मेरा पावर वेस्टेज होता है वो होता है वी आई कॉस फाई, और फॉर द इंडक्टेंस एंड द कैपेसिटेंस द फाई इज 90 डिग्री। इफ द 90 डिग्री द पावर इज 0। तो जो भी अपना पावर वेस्ट होने वाला वो किसमें वेस्ट होने वाला है बेटा, वो वेस्ट होने वाला है केवल और केवल रेजिस्टेंस में, और मेरे को रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम है। और अब ध्यान से देखो तो इस कॉन्सेप्ट से मेरे को ये भी किसका मालूम पड़ गया, मेरे को हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे जो करंट होगा वो भी मालूम पड़ गया। तो बताओ आई एम मेरा कितना है बेटा, 2 है, और ये रूट 2 है, इसका स्क्वायर मार दूंगा। और बताओ मेरा पावर होता क्या है, आई स्क्वायर इंटू आर होता है। आर मेरा कितना दिया है बेटा, इन्होंने ये दिया है। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो 2, ये रूट 2 का स्क्वायर 2 और इंटू 10, मतलब ये कितना हो गया बेटा 20 वॉट। समझ में आया क्या? तो ध्यान से देखो, बेसिकली कैसे भी ये कुछ भी नहीं था, बेसिकली ये क्या था, आई स्क्वायर इंटू आर, कि एट द टाइम ऑफ हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे करंट रेजिस्टेंस से कितना पास कर रहा है उसका स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस। आई स्क्वायर आर अपनों को मालूम है यार, रेजिस्टेंस के अंदर होने वाला लॉस होता है। तो देखो यार, आई स्क्वायर इंटू आर किया है बेसिकली मैंने। तो अब देखो मेरे पास 20 वॉट आ गया। क्या ऑप्शन है क्या मेरे पास 20 वॉट? क्या आपको यहाँ से चीज़ समझ में आई यार? देखो एट द टाइम ऑफ हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे अगर ये पूछ ले पावर लॉस कितना होगा और अपने को केवल रेजिस्टेंस दिया जाए, तो सीधी सी बात है एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस बताओ मेरे पास जो अपने पास जो इंपीडेंस काम करेगा वो कौन सा कैसा होगा, सर्किट कैसी तरह बिहेव करेगा एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस के टाइम पे कैसे बिहेव करने वाला है, वो एज ए प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करने वाला है। अगर ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करने वाला है तो एक चीज बताओ, करंट कितना होगा बेटा, करंट कितना होगा, वी बाई आर होगा, वी बाई जेड होना चाहिए किसी भी टाइम पे। तो एट द टाइम ऑफ रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे कितना होगा, वी बाई आर होगा। तो क्या मेरे को आई एम मिल गया क्या यहाँ से? मैक्सिमम करंट जो इससे पास करने वाला है वो मेरे को इससे करंट क्या मिल गया बेटा, यहाँ से मेरे को इसका मिल गया मैक्सिमम करंट कितना पास करने वाला है। देन आफ्टर मेरे को क्या कैलकुलेट करना था, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे मेरे को पावर लॉस कैलकुलेट करना था। और मेरे को ये मालूम है यार कि इंडक्टर और कैपेसिटर में पावर लॉस होगा नहीं। जो भी पावर लॉस होने वाला है किसमें वो लॉस होने वाला है, रेजिस्टेंस में। और रेजिस्टेंस में अगर मेरे को पावर लॉस कैलकुलेट करना है तो बेसिकली मेरे को करना है क्या, आई स्क्वायर इंटू आर करना है। आई स्क्वायर आर करना है तो इसका मतलब मेरे को आई निकालना पड़ेगा। आई निकालना पड़ेगा किस पे, एट द टाइम ऑफ हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे मेरे को आई जो पता है वो कितना होता है बेटा, होता है आई एम बाई रूट टू। आई एम बाई रूट टू जब मैंने कैलकुलेट कर लिया हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे, तो ये बताओ मेरे जो
क्या होगा, जो मेरा पावर लॉस होगा वो कितना होगा बेटा, आई स्क्वायर आर होगा। आई स्क्वायर आर होगा तो बताओ ये कितना हो गया मेरा। क्या आपको ये बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई क्या? ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है जी। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उठाया है मैंने। ठीक है, ये क्वेश्चन भी यार मैंने आरपीएससी का भी जो टेक्निकल लेक्चर का जो एग्जाम हुआ था वहीं से उठाया है। इस क्वेश्चन को अपन देख लेते हैं। देखो अपनों को रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पूछी है। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं इसके आसपास की बात करूँ तो सीधी सी बात है, अगर मेरे को ये अगर ऐसा सर्किट मिल जाता, ये अगर एल होता और ये सी होता, तो ये बताओ मैं इसका रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी लिख सकता था क्या, 2π√LC? बिल्कुल लिख सकता था साहब। अब यहाँ पे एक दिक्कत आ गई, जो एल है ना मेरा, एल मेरा बेसिकली एल ना होके डिस्ट्रीब्यूटेड है थोड़ा सा। एल क्या है मेरा, ये थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये इस एरिया में आप देख पा रहे हैं। मतलब अगर इस चीज को अगर मैं केवल जो मेरे को गिवन क्वांटिटी है वो ऐसा है कुछ, ये 2 फैराड सही है एकदम मेरे लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 हेनरी भी सही है, ये 3 हेनरी भी सही है। और यहाँ से ये जो मेरा जो ये है आई, और इनके बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो है बेटा 1 हेनरी। ठीक है, अगर ध्यान से अगर मैं देखूं, अगर मैं इस कहानी को केवल एक एल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लूं तो क्या मेरे लिए सीधा सीधा निकालना ये आसान हो जाएगा क्या? बिल्कुल सही बात है। एक चीज मेरे को अब ध्यान से देख के बता दो कि बेटा आई जो इसमें से एंटर कर रहा है, क्या इसमें से वो करंट एंटर कर रहा है कि एग्जिट कर रहा है? एंटर ही कर रहा है। मतलब ये एडिटिव पोलरिटी की डिस्ट्रक्टिव, एडिटिव ना, एडिटिव बिल्कुल। तो बताओ एल इक्विवेलेंट मेरा कितना हो जाएगा? एल इक्विवेलेंट जो मेरा होगा L1 प्लस L2 प्लस 2 इंटू एम। तो ध्यान से देखो बेटा, L1 कितना है मेरा 3, L2 कितना है मेरा 3 और 2m कितना है बेटा 1। तो ये कितना हो गया बेटा 6 2 8 हेनरी। क्या अब मेरे पास कहानी बिल्कुल आसान हो गई। ये जो मेरा सर्किट ये रिड्यूस होके मेरे पास बन गया, क्या बेटा रिड्यूस होके सर्किट मेरा ये वाला बन गया क्या? ये केवल और केवल क्या यही है क्या? ये एल इक्विवेलेंट सी इक्विवेलेंट, ये है मेरा 2 फैराड और ये है मेरा 8 हेनरी। तो मेरे को बता सकते हैं क्या फ्रीक्वेंसी कितना होगा? वो होगा 2π√L इक्विवेलेंट इंटू सी। तो ध्यान से देखकर मेरे को बताइए 1/2π, व्हाट इज L इक्विवेलेंट? इट्स अ 2, व्हाट इज सी? सी 2, कितना हुआ 16 4 1/8π 1/8π हर्ट्ज। बेटा जी क्या ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? क्या आपको समझ में आया ये? क्या आपको ये वाली चीज समझ में आई क्या? देखो यार कितना आसान था, इसको फटाफट एक बार वापस से रिव्यू करते हैं। देखो यार सीधी सी बात, अगर ये वाली कहानी, अगर मेरे पास ये कहानी ना हो कि अगर मेरे पास सिंपल ये वाली कहानी होती, कौन सी वाली, कि भाई अगर मेरे पास ये एल होता और केवल सी होता, तो एक चीज बताओ, क्या मेरे पास सीधा सीधा मैं इसका लिए रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ऐसे लिख सकता है 1/2π√LC? बिल्कुल सही बात है। अब इस क्वेश्चन में हुआ क्या यार, जो एल है मेरा, वो एल एक साथ मेरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर एल मेरा डिस्ट्रीब्यूटेड है तो एक चीज बताओ, मैं उसको क्या कर सकता हूँ, उसको एल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या? तो एल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को सबसे पहले देखना पड़ेगा जो इनकी पोलरिटी है वो कंस्ट्रक्टिव है या एडिटिव है, एडिटिव है या डिस्ट्रक्टिव है। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यार एक चीज बताओ, करंट इसमें से जो एंटर कर रहा है बेटा, भाई क्या इसमें से एंटर कर रहा है एग्जिट कर रहा है? एंटर कर रहा है। इसका मतलब इनका जो भी फ्लक्स बनने वाला है, इंड्यूस ईएमएफ जो बनने वाला है, वो एडिटिव होने वाला है, नेगेटिव एडिटिव होने वाला है कि डिस्ट्रक्टिव होने वाला है? एडिटिव होने वाला है। अगर वो एडिटिव होने वाला है तो एक चीज बताओ, यहाँ पे +2m लिखूंगा कि -2m लिखूंगा? यहाँ पे लिखूंगा सिंपल सा +2m। तो एक चीज बताओ, एल इक्विवेलेंट में मैंने जब इसको निकाला तो क्या मेरे पास 8 हेनरी आ गया क्या? तो एक चीज बताओ, मेरी कहानी अगर क्या मेरी ये वाली कहानी क्या इसमें कन्वर्ट होकर आ गई क्या? इस कहानी में जब कन्वर्ट होकर आ जाती है तो यार ये तो मेरे को पता है कि जो मेरी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी 1/2π√LC होगा। तो एक चीज बताओ, क्या मेरे को एल और सी का वैल्यू रखना था क्या यार? बताओ 8 का वैल्यू रखा मैंने, 2 का वैल्यू रखा, तो बताओ क्या मेरे को समझ में आ गया क्या यार कि जो मेरा एल बनने वाला है यार वो 1/2π√LC बनेगा। एल भी मेरे को पता है, सी भी मेरे को पता है, तो बताओ मेरे को 2 क्या कुछ करना ही नहीं है क्या? मेरे को जो मैंने ऑप्शन निकाला क्या इस सवाल के अंदर दिखता है क्या? बिल्कुल दिखता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज वेरी करेक्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है जी, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने 2 पोर्ट नेटवर्क का क्वेश्चन पूछ लिया है। 2 पोर्ट नेटवर्क, देखो यार 2 पोर्ट नेटवर्क को अगर अपन बात कर लें तो 2 पोर्ट नेटवर्क की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखिएगा, केवल और केवल मैं किसकी बात कर रहा हूं अभी? जेड पैरामीटर्स की। देखो यार जेड पैरामीटर्स को अपन रिप्रेजेंट किससे करते हैं? देखो यार ये होता है V1 = Z1 I1 प्लस Z12 I2 और V2 = Z22 Z21 I1 प्लस Z22 I2। ठीक है जी।
तो यहाँ से एक तरीका, मेथड 1 की तरफ अपन चलते हैं। मेथड 1 क्या कहता है मेरे को सीधा सा कि भाई कुछ भी मत करो, एक चीज बताओ Z11 क्या होगा। Z11 इस इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं। पहली बात तो इस इक्वेशन से आप Z11 अगर आप निकाल सकते हैं तो आप बताइए कैसे निकालेंगे। आप सीधी सी बात है क्या बोलोगे कि यार Z11 जो होगा मेरा वो होगा V1 अपॉन I1 विथ I2 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ से ध्यान से अगर मैं देखूं तो अगर इस सीधी सी बात है यार कि कुछ भी नहीं करना, मेरे को दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसका मतलब अगर यहाँ पे मैं V1 सोर्स एक लगाता और इसमें से करंट कितना फ्लो करता है मेरे पास I1, तो और यहाँ से मेरे को इसको क्या रखना पड़ता है, इसको ओपन, क्योंकि मेरा I2 क्या है बेटा 0 है। तो एक चीज बताओ क्या मैं इसमें KVL लगा सकता हूँ क्या? बिल्कुल KVL लगाते हैं। KVL अगर मैं लगाता हूँ तो बताओ V1 इक्वल टू कितना आ जाता है, I1 इंटू 10 आ जाता है। बताओ मेरा V1 अपॉन I1 कितना आ गया, मेरा 10 आ गया। और ये कंडीशन कौन सी थी इसमें, जब मेरा I2 क्या था बेटा 0 था। तो बताओ यहाँ से क्या मेरे को समझ में आ गया, क्या यही वैल्यू क्या मेरे पास Z11 है, क्या Z11 की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं इसको दूसरे मेथड से। दूसरे मेथड से अगर मैं ध्यान से देखूं तो होता क्या है कि फॉर जनरल अगर मैं देखना चाहूँ तो इसको अगर मेरे पास ये कोई Z1 है, उस Z1 की जगह मैं इसको बोल देता हूँ, अगर ये मेरे पास A है, A भी नहीं इसको मैं बोलूँ तो आप बोलो इसको मैं R1 बोल देता हूँ, इसको मैं R2 बोल देता हूँ और इसको मैं क्या बोल देता हूँ बेटा R3 बोल देता हूँ। तो अगर ये ऐसा मेरे पास कोई सर्किट है तो मेरा जो Z11 बनेगा वो बनेगा बेटा R1 प्लस R2। क्या बनेगा मेरे पास R1 प्लस R2। और जो मेरा Z22 बनेगा, Z22 बनेगा R3 प्लस R2, R3 प्लस R2। और जो मेरा Z12 इक्वल टू Z21 बनेगा वो बनेगा मेरा R2। क्या आपको ये बात समझ में आती है क्या? इट्स ए शॉर्टकट ट्रिक। समझ में आया क्या? चलेगा। अब इसी क्वेश्चन पे वापस अपन चलते हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर अपन सीधा होकर अपन देखें तो अब एक चीज बताओ मेरे को, अगर मैं इस कहानी को सारा भुला दूं, जैसे ही मैंने इसको देखता हूं मेरे को बोला Z11 बताओ। भाई साहब Z11 बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं साहब। Z11 तो मेरे लिए बताना बहुत आसान है। और Z1 बताने के लिए मेरे को चाहिए था क्या कि दिस को करना है प्लस इसमें, तो दिस तो है 0 और दिस को इसमें जोड़ना है। तो बताओ मेरा Z11 क्या आएगा मेरे पास 0 प्लस 10, और 0 प्लस तो 10 तो 100 हो गया, क्या 10 हो गया ना यार। ऐसे बोलो कि 0 के बाद 0 आ गया ना, ऐसा नहीं होता। ठीक है जी, ये कितना आ गया मेरे पास 10 हो। तो एक चीज बताओ, ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर 3? क्या आपको समझ में आ गया कि ऐसे वाला क्वेश्चन कुछ नहीं करना होता बेटा। Z11 निकालना हो तो दिस प्लस दिस, Z22 निकालना हो तो दिस प्लस दिस, और Z12 और Z21 निकालना हो तो केवल और केवल ये। कहानी हो गई आज की। ये क्वेश्चन नंबर अपना ये भी समझ में आ गया अपनों को। अब हाँ, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन के साथ अपन चालू करते हैं यार। पावर सिस्टम का एक क्वेश्चन आ जाता है और इस क्वेश्चन के अंदर सीधा सीधी बात करता है यार। वो किसकी बात करता है? जीरो सीक्वेंस करंट की बात कर रहा है। ठीक है, और अब बोल रहा है कि भैया लाइन टू LG फॉल्ट है। सबसे पहले तो ये कौन सा फॉल्ट है बेटा? LG फॉल्ट है। LG जब मेरा जो फॉल्ट होता है तो एक चीज LG फॉल्ट की आप याद रखिएगा, तो इसके अंदर जो अपना जो सर्किट बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। ये होता है मेरा VA1, ये होता है मेरा VA0, ये होता है मेरा VA2। मतलब पॉजिटिव सीक्वेंस बेसिकली बात कुछ नहीं होती यार, IA0 बेसिकली कोई लोड वाली बात नहीं होती यार। जो भी होता है कि पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस और जो अपना जीरो सीक्वेंस अपने पास इम्पीडेंस होता है, जो सर्किट होता है सीरीज में जुड़े होते हैं, तो इनके अंदर फ्लो करने वाला करंट क्या होता है बेटा? बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होता है। और इसके अंदर जो फॉल्ट करंट मेरा निकल के आता है वो निकल के आता है 3 टाइम्स ऑफ IA0, मतलब जीरो सीक्वेंस करंट। किसमें? लाइन टू लाइन करंट फॉल्ट में। और अभी थोड़े दिन पहले एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था और साला पिछले वाले वीडियो के अंदर भी मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था, ये बहुत ही फ्रिक्वेंट होता है यार। मतलब फ्रिक्वेंसी इनकी बहुत ज़्यादा हाई होती है। फ्रिक्वेंसी का मतलब ये बहुत जल्दी अकर हो जाता है। मतलब अगर कोई पूछ ले कि बेटा सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली फॉल्ट कौन सा अकर होगा किसी भी पावर सिस्टम में, तो बताओ वो कौन सा वाला फॉल्ट होगा? लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ठीक है जी, LG फॉल्ट। ठीक है, अब ध्यान से देखो इन्होंने क्या बोला, फॉल्ट करंट मेरे को दिया 1500, बहुत बढ़िया। और इन्होंने जीरो सीक्वेंस करंट, बताओ बेटा जीरो सीक्वेंस करंट कितना हो गया इसमें? जीरो सीक्वेंस करंट हो गया 1500/3, मतलब कितना हो गया बेटा? 500 एम्पियर्स। तो इसका मतलब अगर ध्यान से अगर मैं देखूं तो एक चीज बताओ, अगर कोई पूछ लेता है मेरे को, बताओ पॉजिटिव सीक्वेंस करंट कितना? सब इतना ही होगा। बताओ नेगेटिव सीक्वेंस करंट कितना? सब इतना ही होगा। तो ऑप्शन बताओ कितना? 500, ऑप्शन नंबर 4। क्या आपको समझ में आया? ध्यान से वापस एक बार सुनिएगा। लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है ये बेटा
इसके अंदर जीरो सीक्वेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस किस में जुड़े होते हैं? ये सारे के सारे जुड़े होते हैं बेटा किसमें? सीरीज में। इनमें जो करंट फ्लो करता है बेटा वो कैसा फ्लो करता है? सेम करंट फ्लो करेगा। जो मेरे पास फॉल्ट करंट आएगा वो क्या आएगा? इनमें फ्लो करने वाले करंट का 3 टाइम्स आएगा। ठीक है जी, क्लियर है। और ये जो अपना फॉल्ट अगर होता है ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट होता है। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बताओ वाई बस मैट्रिक्स, ये बताओ कौन से का आ गया? ये मेरा पावर सिस्टम का आ गया, पावर सिस्टम का आ गया मेरा एक क्वेश्चन। और बताओ ये कौन सा वाला सेक्शन है? लोड फ्लो एनालिसिस में। ठीक है, तो अब एक चीज बताओ, वाई बस मैट्रिक्स होती क्या है? स्पार्स मैट्रिक्स। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको पता भी होगा ये स्पार्स मैट्रिक्स होती है। और उसमें कैलकुलेशन भी करवा लेता है। बताओ ट्रांसमिशन लाइन कितनी थी, ये सब वो मैं कोशिश करूंगा अगले वीडियो में ऐसा क्वेश्चन इंक्लूड कर दूं। ठीक है, अब ये देखो पावर सिस्टम प्रोटेक्शन से एक क्वेश्चन आ गया। इफ द फॉल्ट करंट इज दिस, द रिले सेटिंग इज दिस, सीटी रेशियो इज दिस, प्लग सेट, पीएसएम पूछ लिया इसने। जो अपना पीएसएम होता है इसको निकालने का बिल्कुल सही तरीका होता है फॉल्ट करंट परसेंटेज रिले सेटिंग जो अपनों को दिया है इन्होंने, या मैं इसको सीधा सीधा अगर आपको कुछ मत करना है यार, बिल्कुल दिमाग मत लगाना। यहाँ पे रिले सेटिंग लिखना, यहाँ पे सेकेंडरी करंट और यहाँ पे सीटी रेशियो, कुछ मत करना। बताओ फॉल्ट करंट कितना? 2000, रिले सेटिंग कितनी? 50/100। अब ये बताओ सेकेंडरी का टर्न रेशियो कितना है बेटा? इसका 5, और सीटी रेशियो कितना है मेरा? 400/5। तो ध्यान से अगर मैं देखूँ तो कितना आ गया? देखो ये आ गया मेरे पास 2, ये इसको खा गया, ये तो आ गया मेरे पास 10 एम्पीयर, 10। पीएसएम कितना आ गया मेरे पास? 10। नहीं समझ में आता, इसको एक बार फिर से देखते हैं फटाफट से। यानी कहना क्या चाहता है, इस चीज को आप हल्का सा समझने की कोशिश करो कि भाई 50% जब टर्न रेशियो होगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगी रिले। 50% करंट किसका? 5 का। तो बताओ अगर मैं इधर देखूं तो करंट कितना आएगा? इधर आएगा ना 50% किसका? 5 का। बताओ कितना हुआ? 250 2.5। और सीधी सी बात है, फिर इसको कहाँ रखना होता है अपनों को? इसको रखना है आई फॉल्ट अपॉन जो आपका आई निकल के आया और सीटी रेशियो। सीटी, अब बताओ आई एफ कितना है मेरा? 2000 है, आई कितना? 2.5 आया। और बताओ मेरा सीटी रेशियो कितना है? 400/5। अगर मैं ध्यान से देखूं तो यार देखो ये बेसिकली ये मेरे पास 2 बन गया, ये 200 बन गया, फिर से वापस कितना आ गया? 10। तो ये मेरे पास क्या निकल के आ गया? पीएसएम, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। अब देखो एक क्वेश्चन अपन टीएसएम पे मैं आपको करवा दूंगा अगले वीडियो में, तो आपको समझ में आएगा। कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है यार। देखो जो फॉल्ट करंट दिया जाए उसको सीधा कर सीधा ऊपर पटकिएगा। जो सीटी में करंट आपको दिया जाए 50%, 60%, 150%, 500%, ये कुछ भी दिया जा सकता है। कई बार होता है 150% लिख दिया। 150% अगर सपोज करो इफ ये लिख देता 15, मतलब ये लिख देता बेटा कितना? 150%। 150% अगर लिख देता तो बताओ मैं कैसे निकालता? आई एफ तो मेरा कितना था बेटा? एक ही होता। फॉल्ट करंट तो मेरे को सबसे ऊपर रखना है 2000, और 150% मतलब 150% किसका बेटा? सेकेंडरी करंट का। और ये क्या रखता है? सीधा इसका 400/5। तो मेरे पास अगर देखूं तो आंसर इसका कितना आ जाता? 3 टाइम्स बढ़ जाता, 3.33 आ जाता पीएसएम। ठीक है जी, मतलब एक चीज बताओ, क्या मैंने सेकेंडरी करंट को बढ़ाया तो क्या पीएसएम मेरा कम हो गया क्या? बिल्कुल ऐसी कुछ बातें आपको याद रखनी है। आपको कोई लोड नहीं लेना है यार। देखो अब जो जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप समझने की कोशिश करो यार, आपको काफ़ी कुछ आपको रिवाइज हो जाएगा। तो अपन अगला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं यार। क्वेश्चन नंबर अगला जो आ जाता है मशीन से आ जाता है 71, सॉरी आज का जो भी है क्वेश्चन नंबर 7 है। ये क्वेश्चन क्या कहता है? ट्रांसफार्मर कैन हैव 0 वोल्टेज रेगुलेशन। और बताओ ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज रेगुलेशन आता है वो कितना आता है? परसेंटेज आर कॉस फाई प्लस माइनस परसेंटेज एक्स साइन फाई। ठीक है जी, अब देखो जो मेरा प्लस साइन आता है, प्लस साइन आता है बेटा मेरा किसके लिए? लैगिंग के लिए, लैगिंग पावर फैक्टर के लिए। और जो मेरा माइनस जो निकल के आता है ये किसके लिए आता है बेटा? लीडिंग पावर फैक्टर के लिए। तो सबसे पहले एक चीज बताओ, 0 वोल्टेज रेगुलेशन चाहिए। तो 0 वोल्टेज रेगुलेशन कब आ सकता है? एक चीज ध्यान से देखो, अगर मैं अब इसमें मैं थोड़ा इसको वापस से इसको रीअरेंज करने की कोशिश करता हूं। अगर मेरा पास है लीडिंग पावर फैक्टर, लीडिंग में क्या होगा बेटा? परसेंटेज आर कॉस फाई, और ये परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन है, कॉस फाई माइनस परसेंटेज एक्स साइन फाई। अब बताओ ये आया,
क्या ये वाली वैल्यू जीरो बन सकती है? एग्जैक्टली जीरो बन सकती है। और बताओ वो कहाँ जीरो बनेगी? वो जीरो बनेगी जब tan फाइव मेरा कितना हो जाएगा, जब मैं इसको इधर ले गया तो बताओ tan फाइव मेरा कितना हो जाएगा बेटा, r बाय एक्स। तो और जो मेरा फाइव निकल के आ जाएगा बताओ वो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स r बाय एक्स। समझने की कोशिश कर रहे हैं? देखो ये चलो इसको मैं एक बार फिर भी कर देता हूँ आपके लिए, r cos फाइव इक्वल टू x sin फाइव। तो ध्यान से देखो तो ये इधर आ गया, तो बताओ tan फाइव मेरा कितना आ गया बेटा, वो आ गया ना tan फाइव मेरा आ गया r बाई एक्स मेरा tan फाइव आ गया। तो बताओ फाइव मेरा कितना आ गया, tan इनवर्स r बाय एक्स। तो बताओ ये वाला मेरा जीरो वोल्टेज रेगुलेशन जो मेरे को मिला, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन बताओ मेरे को कहाँ मिला, लीडिंग पावर फैक्टर पे मिला कि लैगिंग पावर फैक्टर पे? लीडिंग पावर फैक्टर पे। आपको बात समझ में आ गई क्या? तो ट्रांसफार्मर कैन हैव जीरो वोल्टेज रेगुलेशन एट द लीडिंग पावर फैक्टर। क्लियर कट है क्या बात महाराज? चलो जी आगे बात करते हैं। आगे अब ये मशीन्स का क्वेश्चन है यार। मशीन में भी कौन सा मशीन है? ये इंडक्शन मशीन है। इंडक्शन मशीन क्या कह रहा है, शाफ्ट पावर मेरे को दिया है, मैकेनिकल लॉस मेरे को दिया है और स्लिप मेरे को दिया है, तो रोटर ओमिक लॉस पूछ लिया। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इन्होंने बहुत ही मजाक बना दिया ये क्वेश्चन। तो ध्यान से आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा आपको एक बार वापस से अगर मैं इंडक्शन मशीन पे अपन रिवाइज करने के लिए एक बार हल्का सा फोकस करें तो होता है क्या है बेटा, एक मेरा पार्ट होता है इसमें स्टेटर और एक इसमें एक पार्ट होता है बेटा क्या, रोटर। और यहाँ पे कौन लगी होती है बेटा इसकी, शाफ्ट। ठीक है जी। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर मैंने दिया पावर इनपुट। पावर फ्लो डायग्राम बना रहा हूँ किसका, इंडक्शन मशीन का। इसके अंदर देखो दो लॉसेज जाएंगे, पावर कॉपर का किसमें, स्टेटर में। कॉपर लॉस होगा ना यार, क्योंकि स्टेटर में वाइंडिंग है। और एक मेरा इसमें कौन सा लॉस हो जाएगा, कोर लॉस। और यहाँ से अब जो इनपुट मैंने दिया उसमें से कुछ पावर तो कहाँ चली गई बेटा, स्टेटर के कॉपर लॉस में चली गई, कुछ कहाँ चली गई, कोर लॉस में चलेगी। अब बताओ जो बची हुई पावर है वो कहाँ चली जाएगी बेटा, पीछे। इसको मैं कहता हूं एयर गैप पावर। एयर गैप पावर। अब जैसे मेरा एयर गैप पावर स्टेटर से कहाँ ट्रांसफर हो गया, रोटर में। रोटर में जब मेरा ट्रांसफर हो गया तो आप मेरे को एक चीज बताओ, ये किसकी वजह से जा रहा है, इंडक्शन की वजह से मेरा ट्रांसफर हो रहा है पावर। इंडक्शन की वजह से जब ट्रांसफर हो रहा है तो बताओ इंडक्शन में कोई लॉस होगा ना, सारा का सारा पूरा का पूरा पावर क्या होगा, जो भी यहाँ पे लॉस हो गया कॉपर में, वो अब वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा मेरा रोटर में। रोटर में चला गया तो रोटर में फिर लॉस होगा। एक तो रोटर का क्या होगा, पावर लॉस होगा, कॉपर किसमें, रोटर में लॉस होगा। और कहाँ चला जाएगा, कुछ पी मैकेनिकल में। अब जो पी मैकेनिकल मिली इसमें से अब क्या होगा, इसमें से कुछ पावर लॉस होगा किसमें, अबे शाफ्ट घूमेगी, शाफ्ट को पावर पहुंचा दिया तुमने हल्का, मतलब अब मैकेनिकल पावर जनरेट हो गया, उसमें से क्या होगा, कुछ मैकेनिकल लॉसेज होंगे। और ये यहाँ से अब मेरे को कहाँ पे ये पावर मिलेगी, मेरे को ये मेरे को मिलेगी शाफ्ट पावर। अब इसके अंदर एक खास बात होती है, जो रोटर का जो मेरा कॉपर लॉस होता है वो तो एयर गैप पावर का होता है S इंटू पीजी टाइम्स। जो पी मैकेनिकल मेरा निकल के आता है वो आता है 1 माइनस S इंटू पीजी। यार सीधी सी बात है, घुसा पीजी, एस पीजी इसको मिल गया तो बताओ इसको कितना मिलेगा, 1 माइनस एस पीजी। सीधी सी बात है यार। तो कुल मिला के बात ये है, अगर मेरे को शाफ्ट पावर इन्होंने दी है, इस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, देखो यार पी इन मैंने दिया स्टेटर पे, स्टेटर में लॉस हो गए दो, एक तो कॉपर वाला, एक कोर वाला लॉस। और कॉपर वाला लॉस होने के बाद जो कुछ पावर बचा वो कहाँ चला गया, रोटर में चला गया। और रोटर में कहाँ पे गया बेटा, वो उस पावर को मैंने बोला पीजी, बोला एयर गैप पावर। अब बताओ जो एयर गैप पावर थी वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो रोटर के अंदर कॉपर लॉस होगा ही होगा, क्योंकि उस कंडक्टर के अंदर कंडक्टर्स लगे हुए हैं। कंडक्टर्स जो लगे हुए हैं वो कौन सा लॉस खा जाएंगे, पी कॉपर रोटर वाला खा जाएंगे। और उसके बाद में कुछ जो और फिर बाकी का कहाँ चला जाएगा, मैकेनिकल पावर जनरेशन। अब बताओ मेरे को पावर आउटपुट आएगा। अब बताओ जब मेरा शाफ्ट घूमेगा तो एक चीज बताओ, उसको बाहर के एयर फ्रिक्शन वगैरह का भी अपोजिशन करना पड़ेगा, वियर एंड टियर का भी मेरे को लॉस होगा वहाँ पे। तो अब इसमें होगा क्या कि ध्यान से देखो, कुछ ना कुछ क्या होगा, मैकेनिकल पावर मेरा जनरेट हो गया। अब जैसे ही मेरे को शाफ्ट तक मेरे पास पावर पहुंचेगा, वो किससे फाइट करता हुआ बाहर आएगा, कुछ ना कुछ मैकेनिकल लॉसेस के साथ फाइट करता हुआ बाहर आएगा। जब मैकेनिकल लॉसेस के साथ जब वो फाइट करता हुआ बाहर आएगा तो एक चीज बताओ मेरे को कौन सा पावर मिलेगा, मेरे को शाफ्ट पावर मिलेगा। तो कुल मिला के बात है, क्वेश्चन क्या कहता है तो देखो यार, मेरे को इन्होंने बोला है कि बेटा रोटर ओमिक कॉपर लॉस, मतलब मेरे को एसपीजी निकालना है। अब देखो टारगेट आप समझने की कोशिश कीजिएगा, मेरे को एसपीजी निकालना है। एसपीजी तक मेरे को पहुंचना है तो बताओ मेरे को क्या करना पड़ेगा। एसपीजी तक अगर मेरे को पहुंचना है
तो सबसे पहली कहानी है यार, मैं मैकेनिकल लॉस निकालू 1 माइनस एच इंटू पीजी मिल जाएगा, तो क्या मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ? एग्जैक्टली पहुँच सकता है। तो देखो अब इन्होंने मेरे को क्या दिया है बेटा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की बिल्कुल क्लियरिटी से एकदम क्लियर कट समझ में आ जाएगा। देखो सॉल्यूशन अगर मैं करूं तो बताओ, इन्होंने शाफ्ट पावर मेरे को दिया 2700 और लॉस दिया इन्होंने 180। तो यहां से अगर बताओ तो मैं पी मैकेनिकल कितना लिख सकता हूं? पी मैकेनिकल सीधी सी बात है ना यार, शाफ्ट पावर प्लस मैकेनिकल लॉस। बताओ शाफ्ट पावर कितना मेरा 2700 और मैकेनिकल लॉस कितना मेरा 180। तो ध्यान से देखो तो ये कितना आ गया बेटा, 2880 वॉट आ गया मेरा। क्या आ गया ये मेरा? पी मैकेनिकल। जब 2880 वॉट मेरा आ चुका है तो कहानी बहुत आसान होगी। अब बताओ सीधी सी बात है, अब इसको अगर मैं ध्यान से देखो, बताओ पी मैकेनिकल होता है क्या है? पी मैकेनिकल होता है कितना है मेरा बताओ? होता है 1 माइनस एच इंटू पी जी। और ये मेरे पास कितना निकल के आया है मेरे को? 2880। तो एक चीज बताओ, एस मेरे पास कितना दिया है? इसको 4% दिया, 1 माइनस 0.04 इंटू पी जी इक्वल टू कितना बेटा? 2880। तो यहाँ से बताओ मेरा पी जी कितना निकल के आ गया? पी जी निकल के आ गया 2880 अपॉन 0.96। तो बताओ 2880 डिवाइडेड बाई 0.96 कितना होगा मेरा? ये मेरे पास पीजी जो निकल के आएगा वो बेटा मेरे पास निकल के आया 3000 वॉट। मतलब एयर कैप पावर मेरे पास कितना आया था? 3000 वॉट आया था। तो अब सीधी सी बात बताओ, मेरे पास जो रोटर ओमिक पी कॉपर किसका? रोटर का। बताओ कितना निकल के आएगा? एस इंटू पी जी निकल के आएगा। बताओ एस तो मेरा कितना है? 0.04 है और मेरा पी जी कितना बेटा? 3000 है। 3000 है तो बताओ 3000 गुना कितना होगा? कि मेरे हिसाब से कितना हो जाएगा? 120 वॉट। क्या समझ में आ गया क्या? रोटर कॉपर लॉस मेरा कितना जाएगा? 120 वॉट। क्या एकदम क्लियर कहानी है क्या? कैसा ऑप्शन है क्या? देखो एक बार फिर मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। तो मतलब 0.04 गुना 3000 तो ये 100 निकल के आया 120। ठीक है, तो अब ध्यान से एक बार फिर से अगर मैं इसको समझने की कोशिश कर लूँ तो भैया जो मैं पावर एक बार इसको फटाफट से एक बार रिव्यू कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे तो ऐसे देखने को मिलेंगे। देखो यार मेरे पास जो भी मेरे पास मशीन होगी, इंडक्शन मशीन होगी, उसमें दो पार्ट्स होंगे। एक तो मेरा स्टेटर होगा और एक क्या होगा? मेरा रोटर होगा। स्टेटर में मैं क्या दूंगा? मैंने पावर इनपुट दिया। पावर इनपुट जब मैंने दिया उसमें से बताओ स्टेटर में क्या कॉपर वाइंडिंग लगी है? बिल्कुल लगी है साहब। उसमें मैग्नेटाइज भी उसको होना पड़ेगा। जब वो मैग्नेटाइज होगा तो उसमें कौन से लॉस होंगे? कॉपर लॉस होंगे, सॉरी कोर लॉस होंगे, और बाकी का कौन सा लॉस होगा? कोई कॉपर लॉस होगा। अब इन दोनों में से कुछ पावर इनमें वेस्ट हो गई। अब बताओ कुछ जो पावर बची वो कहाँ जाएगी? इसमें वो चली जाएगी एयर गैप पावर में। एयर गैप पावर पहुंच गई रोटर में। अब रोटर में जाते ही रोटर के अंदर कंडक्टर्स है कि नहीं? बिल्कुल कंडक्टर्स है साहब। उसमें लॉस कौन सा होने वाला है? उसमें होने वाला है पी कॉपर रोटर का। उसके बाद में जो थोड़ा बहुत पावर बचा वो कहाँ से लगा? मैकेनिकल पावर। और मैकेनिकल पावर जनरेट हो गई। अब मैकेनिकल पावर जनरेट तो हो गई, अब इसमें होगा क्या? अब इसको मैकेनिकल पावर जनरेट होने के बाद मैं इस मैकेनिकल पावर से मेरे को किसको घुमाना है? मेरे को शाफ्ट को घुमाना है। अगर मेरे को उसको शाफ्ट को घुमाना है तो बताओ मैकेनिकल शाफ्ट जब घूमेगी तो बताओ मैकेनिकल लॉसेज की अपोजिशन को देखेगी या नहीं देखेगी? बिल्कुल उसको देखना पड़ेगा यार, बिल्कुल उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि बाहर फ्रिक्शन भी होगा, हवा का प्रेशर भी होगा, कैसा कुछ वियर टीयर भी होगा, उसके अंदर बियर्स होंगे, उनको भी घुमाना पड़ेगा, काफ़ी तरह के लॉसेज होंगे। तो उनमें से कैसा कौन सा लॉस हो जाएगा? मैकेनिकल लॉस। और मैकेनिकल लॉस होने के बाद जो अपने को पावर मिलेगी उसको क्या कहेंगे अपन? शाफ्ट पावर। क्लियर कट बात है यहाँ से। अब ध्यान से देखो तो पी मैकेनिकल क्या होगा? मेरा शाफ्ट पावर प्लस मैकेनिकल लॉस होगा, तो ये होगा 2700 प्लस 180। तो बताओ पी मैकेनिकल कितना आ गया मेरे पास? 2880 वॉट। तो 2880 वॉट मेरे पास पी मैकेनिकल मेरा जनरेट हो गया। यहाँ पर मेरे को मालूम पड़ गया। और ये कितना होता है बेटा? 1 माइनस एच इंटू पी जी होता है। और बताओ पी मैकेनिकल मेरे को आ गया 1 माइनस एच इंटू पी जी। क्या एस मेरे को दिया गया बेटा? बिल्कुल दिया, 4% दिया, मतलब 0.04 दिया है। तो बताओ यहाँ से क्या मेरे पास अगला स्टेप मेरे पास क्या आ गया? यहाँ से मेरे पास कौन निकल के आ गया था? पीजी निकल के आ गया। अब बताओ जब मेरे पास पीजी निकल के आ गया तो बताओ पी कॉपर लॉस कितना होगा? मेरे पास एस इंटू पीजी होगा। एस मेरा कितना होगा? 0.04 और पीजी मेरा कितना है? 3000। बताओ मेरे पास टोटल लॉस कितना आ गया? किसका? कॉपर लॉस। हाँ, तो इसको इस क्वेश्चन में अगर पूछ रहे तो बताओ एयर गैप पावर कितना? एयर गैप पावर भी मैं बता सकता था कितना? 3000। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं एक क्वेश्चन इसमें अगर होता बताओ एयर गैप पावर कितना? एयर गैप पावर कितना? एयर गैप पावर कितना हो जाता है मेरा? 3000 वॉट। ठीक है, क्या आपको एकदम क्लियर कट समझ में आया? अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आज का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मेरे पास मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड पूछा है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की। देखो यार स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर सीधी सी बात है यार, वो किस पे नहीं चल सकती, वो उसको सिंक्रोनस स्पीड पे तो अपन चलाएंगे नहीं। ठीक है, और जो अपनी आपको ध्यान हो तो एक चीज़ बताओ मेरे को, जो अपना स्लिप निकल के आता है वो कितना निकल के आता है? NS माइनस N अपॉन NS। तो अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ तो बताओ N मेरा कितना निकल के आ जाएगा? वो आ जाएगा 1 माइनस एच इंटू NS।
अब ns क्या होता है, मेरा सिंक्रोनस स्पीड होता है, बताओ मेरा स्लिप कितना दिया हुआ है इन्होंने, ध्यान से आप देखते जाइएगा, पूरा का पूरा ये देके रखता है, बस मजे लेने के लिए पूछता है 120 f/p। अब ध्यान से देखो 1 - 0.04 इंटू 120, f मेरा है 50। अब बताओ इन्होंने क्या पूछा है, मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड पूछा है, मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड पूछा है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, तो मेरे पास ये जो p होना चाहिए, क्या होना चाहिए बेटा, मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि n को जब मैक्सिमम करना है तो देखो बाकी तो सब क्वांटिटी इसने फिक्स कर दी, तो मेरे को मिनिमम किसको करना पड़ेगा, p को मिनिमम करना पड़ेगा। अब बताओ मैं p को अगर मिनिमम करूं तो p क्या मेरा 1 हो सकता है क्या, अबे पोल 1 कैसे लगाओगे भैया, फिर मैग्नेटिक फील्ड बनाओगे कैसे, इसलिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, नॉर्थ और साउथ को लगाना पड़ेगा, वहाँ नंबर ऑफ पोल्स आपको कितने रखने पड़ेंगे, 2 रखने पड़ेंगे ना, जब आपने नंबर ऑफ पोल्स 2 रखे, मिनिमम पोल्स रखोगे तो मैक्सिमम स्पीड आएगी। तो ध्यान से देखो आंसर बताओ कितना आ गया, 0.96 मल्टीप्लाई बाय 120 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया मेरे पास, n निकल के आ गया मेरे पास 2880 RPM। ये भी RPST के अंदर ये भी क्वेश्चन आया था इस बारी, समझ में आया या नहीं आया आपको, बहुत क्लियर कट। तो आपको एक इसमें अब इस क्वेश्चन में आपको जो इक्वेशन याद रखनी है वो एक ये वाली इक्वेशन याद रखनी है, n जो मेरे पास स्पीड निकल के आती है वो आती है 1 - s इंटू ns, ठीक है जी। अब नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आज का अपन इसका, लेफ्ट वाइंडिंग क्या होती है, लेफ्ट वाइंडिंग और अपने पास जो वाइंडिंग होती है, देखो यार वाइंडिंग अपने पास 3 या 4 3 तरह की होती है, एक तो लैप, वेव, जिगजैग, ठीक है जी। पर अगर अपन इस लेवल पे अगर अपन देखें तो कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, वाइंडिंग अपनों को सीधी सी बात है, वो कौन सी लेनी है, एक तो लैप लेनी है और एक क्या लेनी है बेटा, वेव लेनी है। लैप में तो क्या होता है, मोर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स, और इसमें क्या होता है बेटा, लेस नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स। ये जनरली इसमें 2 होते हैं और इसके अंदर नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होता है, ठीक है जी। तो अब ध्यान से देखो, लैप वाइंडिंग है, इसके अंदर पैरेलल पाथ जाता है, समझने की आप कोशिश कीजिएगा। सपोज मेरे पास अब एक करंट है, वो केवल इसमें से आई, इसमें से पास, और इसकी औकात है मेरी आई की, सब इसमें से मैं कितना पास कर पाऊंगा, 1। अगर मैंने अब क्या किया, अब बताओ आई 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 कितना पास करवा सकता हूँ, 3i। तो बताओ, और पावर मेरा क्या है बेटा, पावर लैप हो चाहे जनरेटर की कैपेसिटी है ना बेटा, वो उसका पावर मैंने क्या कर रखा है, एक पर्टिकुलर पावर पे बात कर रहा हूं मैं। तो बताओ नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स बढ़े तो मैंने क्या बढ़ा दिया, मैंने करंट बढ़ा दिया, बेसिकली मैंने क्या बढ़ा दिया, करंट बढ़ा दिया, करंट मैंने बढ़ा दिया। पावर होता है मेरे पास v इंटू आई। अब बताओ करंट मेरा बढ़ गया तो v को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। तो ध्यान से अगर मैं देखूं तो अपनों को एक ही चीज याद रखनी है इसमें, तो जो मेरा लैप वाइंडिंग होगा ये क्या होगा, मोर पैरेलल पाथ। मोर पैरेलल पाथ मतलब मोर करंट, और मोर करंट मतलब लेस वोल्टेज। यार देखो आज की सीरीज के 10 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए, तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा, लो करंट एंड हाई करंट एंड लो वोल्टेज। देखो यार आज की सीरीज के अंदर अपनों ने 10 क्वेश्चंस कर लिए और 10 क्वेश्चंस के आसपास जो भी क्वेश्चंस और भी बन सकते थे वो क्वेश्चंस आपको मैंने करा दिया। यार देखो यार थोड़ा सा आप प्यार बनाए रखो यार, थोड़ा सा आप सपोर्ट करो यार इस चीज़ को। आप सपोर्ट करोगे तो यार देखो अभी अपन अगर देखें तो अपन किसी भी जगह से जुड़े हुए हैं, अपना सीधा सा टारगेट है यार देखो आपका भी थोड़ा सा हेल्प हो जाए। और बेसिकली यार मेरे को भी खुद को कई बार फील होता था, सबसे बड़ी बात इसको चालू करने के पीछे जो रीजन रहा वो यार रीजन सबसे ये रहा यार कि देखो एक तो यार जैसे कुछ बंदे जॉब कर रहे होते हैं, जॉब में क्या होता है यार एक्चुअली नोट्स वगैरह रिवाइज करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता और वो भूल चुके होते हैं। और इस कोरोना के कारण क्या हुआ यार, लोगों की पढ़ाई छूटी। मैं तो खुद इस चीज़ से परेशान था और मेरे को जब फील हुआ यार कि अब मैं वापस नोट्स उठा के पढ़ रहा हूँ तो मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरी इच्छा ही नहीं करती। इसलिए मैंने देखा यार कि मैंने क्वेश्चन करना चालू किया। वही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ जो पहले वीडियो में मैंने रिपीट की बोला था। मैंने क्वेश्चन लगाना चालू, क्वेश्चन जैसे जैसे मैं लगाता गया वैसे वैसे मेरा इंटरेस्ट डेवलप होता गया। तो मैं वही कह रहा हूँ, इस सीरीज़ के अंदर मैं आपके लिए 10 क्वेश्चन मैंने डाले हैं, आप इनको थोड़ा सा एक बार देखिए। देखने के बाद आपको भी क्या होगा, आपको लगेगा हाँ यार चीज़ें आपको आती हैं, रियलिटी में आपको आती है। बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, आपको ब्रशअप करना है। आप बस
चैनल को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम यार जितना हो सकता है उसको शेयर करो यार, ठीक है। ओके बाय दोस्तों, बाय बाय।